कनेक्शन बनते हैं डाटा पॉइंट से। आपकी आप इस काबिल हो जाते हैं कि अपने किसी भी उसको पढ़ रहे हैं, किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं, तो आप उन दोनों को लिंक कर सके, इंटरलिंक कर सके। आपने जो चीज 2 महीने पहले पढ़ी थी या अब पढ़ रहे हैं, दोनों का इंटरलिंक बना सके। इसी तरह सेम हमारी अपनी प्रोफेशनल फील्ड में और कहीं भी आपको कोई सिम्टम से इंटरलिंक करना है किसी चीज से, डिजीज से, तो वो भी आपकी स्ट्रांग होती है। ये खुद मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जितना आप रिसर्च के प्रोसेस में, जितना डीपली आप उन चीजों को पढ़ रहे होते हैं, जितना देख रहे होते हैं, उतनी क्रिटिकल थिंकिंग आपके इंटर लिंकिंग डेवलप होती है, माइंड कनेक्शंस बनते हैं, आपके न्यूरोनल कनेक्शन उतना स्ट्रांग होता है। इसके बाद कम्युनिकेशन बेसिक, हर जगह पे कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल मेन पार्ट है। आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डेवलप, स्किल्स डेवलप होती हैं। टीम बिल्डिंग आती है, आपको एक्टिव लिसनिंग आती है कि दूसरों की बात को किस तरह से सुने। फिर कोई आपने आउटपुट या कोई फाइंडिंग्स उसमें से, अपनी रिसर्च में से ड्रा किया, आपको डिलीवर प्रॉपरली डिलीवर किस तरह से करना है कि आपका सामने वाले को आपकी बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये वो स्किल्स हैं जिनका हम नाम तो सुनते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स आनी चाहिए या कम्युनिकेशन आनी चाहिए, लेकिन सीखें कैसे? या तो आप वॉलंटियर करेंगे कहीं भी जाके अपने एक नेटवर्क में, अपना टाइम तो आपको उस चीज को स्पेंड करना पड़ेगा ना उसको सीखने के लिए। तो रिसर्च ये है कि जो आपको अपने उससे अटैच भी रखता है, आपकी जो प्रोफेशन है, आपकी फील्ड है, आपकी स्टडी से भी अटैच रखती है, और आपकी स्किल्स डेवलप पे भी फोकस करती है। सो ये तो हो गया बेसिक रिसर्च के बारे में कि अब रिसर्च का माइंडसेट एक हो गया कि जी हमने रिसर्च करनी है। अब आगे कैसे चलें उसके, कि किस चीज पे रिसर्च करें, कौन सी चीज पे हमें काम करना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट है कि अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाउंड आउट करें, रिसर्च क्वेश्चन बनाएं, उसके बाद उसका स्कोप को समझें कि वो ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे बात आ गई, अब वो कैसे फाइंड आउट करें? क्योंकि हमारे जो मेन है कि मेन हर स्टूडेंट का जब माइंड सेट एक बन जाता है कि जी रिसर्च है, बहुत सुनने में लग रहा है कि कूल है, हम ये काम करेंगे, लेकिन करें क्या? टॉपिक, कोई आइडिया कहाँ से लेंगे? मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अभी हमारे क्या है, किसी फ्रेंड से पूछ लिया, किसी मेंटोर से पूछ लिया, कोई आपको बहुत करता है उससे पूछते हैं, आइडिया ले लें कि हम इस आइडिया पे इतने काम करेंगे। 1 हफ्ता काम किया, 2 हफ्ता काम किया, जी नहीं समझ आ रहा, आप तो इस पे काम नहीं कर सकते। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी रिसर्च का। मेन उसका पर्सनल पैशन, खुद को ऑब्जर्व करें कि आपका पर्सनली आप किस चीज के लिए इंटरेस्ट है। फिर अपने प्रोफेशनल गोल्स आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट 5 ईयर में, 10 ईयर्स में आप अपना क्या डिसीजन, प्रोफेशनल डिसीजन लेने वाले हैं, उनको एनालाइज करें। अपनी फील्ड में इमर्जिंग ट्रेंड्स को देखें कि हमारे नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स में कौन कौन सी न्यू चीजें आने वाली हैं, कौन सी किन चीजों पे अभी काम हो रहा है, नेक्स्ट हमारी मार्केट में होगी। डिमांड तो उन्हीं चीजों पे होगी ना, क्योंकि जो अब चीज मार्केट में है अगले 5 साल बाद तो वो खत्म हो जाएगी। तो इमर्जिंग पे आपको नजर रखना इसके लिए बहुत जरूरी है। फिर अपने आप को ऑब्जर्व करें। आप हर एक लेक्चर में, आप दिन में 6 लेक्चर अटेंड करते हैं, 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को देखते हैं। और हमारी फार्मेसी में कुछ डाइवर्सिटी इस तरह से है कि 6 के 6 सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। 45 मिनट पहले आपने कुछ और पढ़ रहे थे, अगले 45 मिनट में आप पहले इंडस्ट्रियल पढ़ रहे हैं, फिर अगले 45 में आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट है, दोनों का एक बहुत डिफरेंट है पर्सपेक्टिव है। उसमें इंटरलिंकिंग भी नहीं है कि आप एक के बाद दूसरे में सेम वही माइंडसेट आपका यूज हो जाएगा। नो, यू नीड टू रीस्टार्ट योर माइंड दोबारा से उस सब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए। और फिर हर सेमेस्टर में हमारे इवन अगर सब्जेक्ट सेम भी है, तो उसकी इतना एडवांस हो जाता है कि हम पिछले वाले के उस बेस पे बना के नहीं चल सकते, हमें उस चीज के लिए सेपरेट स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इसके लिए अपने आप को ऑब्जर्व करिए। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज्यादा हैं, फील्ड्स भी उतनी ज्यादा हैं। तो हर उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए अपने आप को ऑब्जर्व करें कि ये आपको उसमें इंटरेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज आपके लिए इंटरेस्टिंग है, या फिर आप सिर्फ अपना लेक्चर खत्म होने का वेट कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस, खुद ही अपने आप को जाने। तो ये कंसेप्ट बहुत वो कहा जाता है कि एक अल्लामा इकबाल का कंसेप्ट है, बट ये हमारी रिसर्च का कोर पर्पस होता है कि जितना आप अपने बारे में खुद को जितना जानेंगे ना, उतना ही बेस्ट है आपके लिए रिसर्च को चूज करना और उस चीज को आगे लेके चलना। अपने मकसद को जानना है, अपने वाई को जानना। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप फार्मेसी में हैं तो आप क्यों हैं?
आपका कोई तो मकसद होना चाहिए ना, फार्मेसी चूज की है तो क्यों की है? कोई इतना कोई इम्पैक्ट तो आना चाहिए कि जैसे 5 साल फार्मेसी की है, फिर कहीं भी हॉस्पिटल में कम्युनिटी में धक्के खाए हैं 15-20 साल और फिर खत्म हो गई। क्या फायदा हुआ आपका दुनिया में आने का? तो ये चीजें आपको, सबको अपने आप को एज ए पर्सन ब्रांड बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और रिसर्च का इनके साथ डीप लिंकिंग है कि ये हम तब डिस्कवर करते हैं ड्यूरिंग एमफिल पीएचडी जाके। वो हमने तो ये चीजें भी देखनी थी उस टाइम पे। तो जितना जल्दी आप इन चीजों को जानना शुरू करेंगे उतना पर्पसफुल लाइफ ज्यादा गुजारें। तो मैंने खुद अपने आप को, अपने पर्पस को उस वक्त जाना जब मैंने रिसर्च जर्नी स्टार्ट की। मेरी रिसर्च जर्नी तो फर्स्ट ईयर से पहले ही स्टार्ट हो गई थी एक तरह से। तो इतना जितना जल्दी आप इसको शुरू करेंगे, आप खुद को जानेंगे, अपने बारे में करेंगे, उतना ही नहीं, उसी तरह सेम प्रोफेशनल फील्ड में भी आपका एक डिफरेंट, उस डोमेन में भी आप खुद एक सेल्फ ब्रांड होते। पर्सनल लाइफ में तो होते हैं लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी होते हैं। अब इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट, जिस तरह मैंने अभी बताया, कि उसको नेचुरली आप क्यूरियस किस चीज के बारे में होते हैं, आपका पैशन क्या है, उस चीज को आइडेंटिफाई करें। एक, क्योंकि रिसर्च एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं आपको कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। सालों लग जाते हैं बाद दफा। तो उसके लिए आपको बहुत मोटिवेटेड रहना पड़ता है, अपने उस एरियाज को, अपने अंदर वो स्पार्क को जगाए रखना पड़ता है। ये ना हो कि 2 महीने कर लिए, मैम अब तो हम बोर हो गए, अब तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते, अब मजा नहीं आ रहा हमें काम करने में। तो अपने अंदर वो बर्निंग एक डिजायर, जो आपका स्पार्क हमेशा आपके अंदर रहना चाहिए, उसके लिए बेस्ट चाहिए कि पहले अपने इंटरेस्ट पे जितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं ना, वो करें। डिफरेंट बुक्स को पढ़ें, लेक्चर्स लें, डिफरेंट सेशंस अटेंड करें। ये आपकी थिंकिंग, एक माइंडसेट डेवलप होने में हेल्प करते हैं। जिस तरह एग्जांपल दिया है कि अगर आप हेल्थ केयर इनोवेशन में पैशनेट हैं कि इसमें कोई न्यू चीजें लेके आ सकते हैं, तो एक्सप्लोर करें कि अभी डिजिटल हेल्थ किस तरह से पेशेंट आउटकम्स पे इफेक्ट कर सकती है। एआई आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट टूल्स हमारे हॉस्पिटल्स में भी हो चुके हैं अप्लाई। वो किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। चैटबॉट डिफरेंट डेवलप हो चुके हैं, तब्बा ने जिस तरह चैटबॉट एआई के जरिए डेवलप किया है कि वो पेशेंट्स की क्वेरीज को ऑटोमेटिकली उनको देख के आंसर कर रहा है। तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बारे में जाके देखें, उनसे पूछें, डिस्कस करें कि आपने जो जो चीज डेवलप किया है ये पेशेंट आउटकम पे किस तरह से इफेक्ट कर रही है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, उनके लिए कोई इजीनेस, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही, उस चीज को देखें। प्रैक्टिकल एलिमेंट्स, आपके टॉपिक की प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना देख, हम मोस्टली चीजों को फैसिनेट करना शुरू कर देते हैं कि हमारी एक अपने माइंड में एक ऐसा क्रिएट कर लेते हैं वर्ल्ड कि ये वो चीज करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। बाद में क्या होता है, जब हम थोड़ा प्रैक्टिकल में कदम रखते हैं, हमारे पास तो ये रिसोर्सेज ही नहीं है। हमारे कंट्री में तो ये टेस्टिंग सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं है, हम कहाँ से करवाएंगे, हमारे तो इसमें फंडिंग ही नहीं है, इतना फाइनेंस ही नहीं है, फिर हम कैसे करेंगे। आपने एक पूरी सोचते हुए 2 हफ्ते 4 हफ्ते उसकी चीज के बारे में सोचते हुए अपना माइंड लगाया, बट इन दी एंड क्या हुआ, ये वो तो है ही नहीं, आप मायूस हो गए कि हमारे कंट्री में तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्या करेंगे इसका। इसलिए पहले जब सोचते हैं, जब माइंड बना रहे हो, तो अपने रिसर्च टॉपिक को प्रैक्टिकल एलिमेंट्स लाजमी देखिए। अब बन गया हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो फाइंड आउट कर लिया कि हमने कम्युनिटी में जो करनी है रिसर्च, हॉस्पिटल में किसी चीज पे करनी है, किसी मेडिसिन पे करनी है, ये आपका हो गया। या फिर किसी हर्बल पे करनी है, फार्माकोग्नोसी, मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ रिसर्चर्स। हर किसी का यही होता है, जिसके रिसर्च खोल के देख लें हर फील्ड में मेन उसकी एंड पे निकलेगी फार्माकोग्नोसी। कोई ना कोई हर्ब निकल रही होती है, कोई ना कोई उसी का कंपोनेंट होता है। हमारे प्रोफेसर की रिसर्च देख लें, हर एक किसी का मेन किसी ना किसी प्लांट पे रिसर्च होगी। ये देख लिया उसपे, अब क्या करें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट स्टेप इज फार्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। अपना एक रिसर्च क्वेश्चन फार्मुलेट करें। रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, ये रिसर्च क्वेश्चन इज सेंट्रल इंक्वायरी योर स्टडी एम्स टू आंसर, कि वो चीज है जो आपकी स्टडी, जो चीज जिस चीज पे आप रिसर्च करना चाहते हैं वो उसको आंसर करे। ये आपके फोकस को, आपके रिसर्च के फोकस को गाइड करती है, आपका पूरा एक रोड मैप डेवलप होने में मदद करता है आपका रिसर्च क्वेश्चन। इट शुड बी स्पेसिफिक, क्लियर एंड मैनेजेबल।
एग्जाम्पल दी हुई है इसमें। हाउ डज फार्मासिस्ट इंटरवेंशन इम्पैक्ट मेडिकेशन एडेरेंस इन एल्डरली पेशेंट्स। कि आपको किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी में जाके देखना है कि कोई भी फार्मासिस्ट अगर इंटरवेंशन कर रहा है, आपने सुना कि यहाँ पे इंटरवेंशन को कर रहा है, डेली बता रहा है, तो उसका एक्चुअल में कोई आउटपुट मिल भी रहा है या नहीं, या जैसे हवाओं में ही जा रहा है, कोई पेशेंट उसकी सुन के एक कान से निकालिए, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। तो एल्डरली पेशेंट्स में आपने अगर देखना है तो आप पूरा एक प्रोटोकॉल डेवलप करेंगे उसका पूरा, ये आपका क्वेश्चन एक कंप्लीट उसमें है। रिसर्च क्वेश्चन अब किस टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं पूरे डिटेल्स में, इस तरह से पहले एग्जाम्पल दी। कंपैरेटिव हो सकते हैं कि एक पर्सन को काउंसलिंग मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही, दोनों को कंपेयर करके देख लें आउटपुट में डिफरेंस क्या आ रहा है उसके रिजल्ट्स में। या फिर जस्ट कैजुअल के काज एंड इफेक्ट देखना है, इसको होने से ये चीज हो रही है या नहीं नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल हाउ डज फार्मासिस्ट काउंसलिंग इम्पैक्ट मेडिकेशन एडहेरेंस इन ब्लड पेशेंट। अगर आप नहीं दे रहे तो क्या होगा, कि अगर देने से इस तरह से पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं जैसे आप उसको देखते हैं। नेक्स्ट, रिसर्च क्वेश्चन स्टाइल किस तरह से हो सकते हैं आपके, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन मोस्टली इनकरेज एक्सप्लोरेशन करते हैं विदाउट स्पेसिफिक आउटकम। हाउ डू इसके बाद क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं आपके सीक स्पेसिफिक एंड मेजरेबल आंसर, कि उसमें आपके आंसर्स बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं, यस नो 1 2 3 4 आपका ये है। और ओपन एंडेड में आप ओपन एंड दे देते हो, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि वो कंप्लीट उसमें कर सके, कि जितनी डिटेल से वो उस चीज को बता सकता है उस तरह से बताए। हाउ डू पेशेंट्स परसीव द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट, इसमें आप ओपनली लिख सकते हैं, पूरा एक डिफरेंस लिखेंगे। क्लोज एंडेड जिस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी कि उसमें आप परसेंटेज बताएंगे कि इतने एल्डरली पेशेंट्स उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इतने पेशेंट नहीं कर रहे। इसमें डिफरेंट ड्यूरिंग रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेशन हम डिफरेंट फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल पीको, पीको इज पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपैरिजन आउटकम, कि इसमें आप किस चीज पे टारगेट, आपकी पॉपुलेशन क्या है, मेन इंटरवेंशन क्या होगी, आपकी मेन चेंजेस क्या आएंगी, कंपैरिजन किन दो ग्रुप्स के दरमियान है, कोई और भी है इसका अल्टरनेटिव, आउटकम उसका फायदा क्या होगा, आप मेजर क्या कर रहे हैं, उसका आउटपुट फोकस क्या है। फॉर एग्जाम्पल इन एल्डरली पेशेंट्स, हाउ डज फार्मासिस्ट काउंसलिंग कंपेयर टू नो काउंसलिंग, सी इन इम्प्रूविंग पेशेंट अडहेरेंस दैट इज आउट। इसके बाद है फाइनल फ्रेमवर्क, फिजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवल, एथिकल, रेलिवेंट। रेलिवेंट इसमें फिजिबल होना चाहिए कि वो आपकी रियलिस्टिकली स्टडी कैरी आउट, आपके पास रिसोर्सेज हैं भी इस लेवल पे या नहीं है। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए। नॉवल, उसमें से न्यू इंसाइट्स आपने कौन से गैप आइडेंटिफाई करके फिल कर रहे हैं, ये मेजर पार्ट है कि आपको गैप आइडेंटिफिकेशन लाजमी आनी चाहिए अपने। एथिकल, आप परमिशन लेके पूरे एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करके वो चीज कर रहे हैं। जब वो कोई ऐसी इसका आउटपुट इस तरफ को लीड कर रहा है जो हमारे इस सोसाइटी में या हमारे कल्चर में अनएथिकल माना जाता है, इस चीज को मेन नजर रखना में नजर में रखना बहुत जरूरी होता है। रेलेवेंट, जो आप अभी फील्ड पढ़ रहे हैं उससे रेलिवेंट भी है, या ये ना हो कि आपका दी कोई और आईटी की या कोई चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है तो आप उसमें कूद पड़े, और ना फिर अपनी स्टडी पे फोकस कर पा रहे हैं ना वो चीज कर रहे हैं, हो रही है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल, इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फार्मासिस्ट लेड हेल्थ हेल्थ स्क्रीनिंग्स ऑन आइडेंटिफाइंग अनडायग्नोज्ड क्रोनिक कंडीशन इन द कम्युनिटी। फिजिबल है कि आप अपनी कम्युनिटी में अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। इंटरेस्टिंग, फार्मासिस्ट लेड हेल्थ स्क्रीनिंग एंगेजिंग टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी को पूरी को एंगेज कर रहा है। इंटरेस्टिंग है। नॉवल है, इसमें आप न्यू एक्सप्लोर करेंगे फार्मासिस्ट के रोल्स प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए। फिर एथिकल स्क्रीनिंग कंडक्टेड एथिकली, पूरी परमिशंस लेके, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज होती हैं, पूरी ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज जो कमीशन हेल्थ केयर कमीशन पूरे इसके हमारे इसमें डिपार्टमेंट्स में होते हैं, उनकी आप परमिशन से कर रहे हैं उसमें। रेलिवेंट, आपके जो कंसर्न हैं कि किस चीज से है, क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट से आप वो चीज कर रहे हैं क्रोनिक कंडीशन की, तो वो रेलिवेंट है आपके पब्लिक हेल्थ कंसर्न से या नहीं आपके फील्ड से। तो सेम इसके बाद है स्मार्ट। अब स्मार्ट गोल्स का तो हर किसी ने सुना होगा ना,
और इसलिए बनाए भी होंगे स्मार्ट गोल अपने 6 मंथ के, नेक्स्ट 2 ईयर्स के, 5 ईयर्स के, हर कोई बनाता है क्योंकि हमारी जर्नी के, प्रोफेशनल जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से स्मार्ट रिसर्च क्वेश्चन भी होते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। जब आप अपने क्वेश्चंस को, रिसर्च क्वेश्चन को या रिसर्च प्रोजेक्ट को, आइडिया को स्मार्ट बनाएंगे, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि वो आप विद इन टाइम फ्रेम उस चीज को कंप्लीट कर सकें। वरना हो सकता है आप लेके उस चीज को चल तो रहे हो, लेकिन बहुत से लोग बीच में आप कहीं पे छोड़ दें, मेजर करें, उसके पूरे असेस ना कर रहे हो अचीवेबल के, उसके आपकी कैपेबिलिटी के, स्टडी के है भी या नहीं है। इसके एग्जाम्पल है, evaluate the effectiveness of pharmacist counseling on medication adherence among diabetes patient in a community pharmacy over 6 months। कि आपने फार्मासिस्ट काउंसलिंग की मेडिकेशन एडहेरेंस पे इम्पैक्ट चेक करना है कि डायबिटीज पेशेंट विद इन 6 मंथ कम्युनिटी फार्मेसी में उस चीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके बाद मतलब आपके पास पूरा टाइम फ्रेम हो गया। अब ओवर 6 मंथ नहीं करते तो आप कितना टाइम के लिए कर रहे हैं, कोई आपकी उसके एक एम्बिगिटी से क्लियर हो जाती है कि कब किया, किस टाइम पे किया। हो सकता है उस वक्त मेडिकेशन के चेंज हो गई हो, उनके इम्पैक्ट, कोई पेशेंट कंप्लायंस चेंज आ रही हो, उसके बाद चेंज आ रही हो। तो ये चीजें आपकी जितना जितना आप उसमें क्रिटिकली उन चीजों को देखते हैं, उतना आपके स्पेसिफाइड कर देती है, फोकस कर देती है आपकी रिसर्च। आपकी जितनी रिसर्च फोकस होगी, जितने प्रोजेक्ट मोर फोकस्ड होंगे, उतना आपके लिए बेस्ट। सो तो क्वेश्चन भी बन गया, व्हाट नेक्स्ट। रिसर्च क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपकी रिसर्च का स्कोप। तो उसमें फर्स्ट थिंग है, अवॉइड अ टॉपिक दैट इज टू ब्रॉड। ऐसा टॉपिक को चूज करने से अवॉइड करें जो बहुत ज्यादा बड़ा हो, एक जनरल टॉपिक हो। तो मतलब इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम। कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस हेल्थ केयर सिस्टम पे बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल है, कम्युनिटी सेक्टर है, कहाँ पे वो चीज हो रही है। तो इसे आप अगर कंक्लूड करना चाहेंगे तो किस तरह से करेंगे, नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह के बेटर है कि इस तरह के टॉपिक्स को अवॉइड करें। इसी तरह से हम टू नैरो टॉपिक्स को भी अवॉइड करना चाहिए कि जो बिल्कुल ही आपके माइनर से आउटपुट दें, तो आप नेक्स्ट किसी और जगह पे जाते हैं, वो चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं है। तो आपकी वैल्यू क्या होगी, रिसर्च की वैल्यू क्या होगी, आपका टाइम एक तरह से वेस्ट जाएगा उसमें। इफेक्ट ऑफ सिंगल हेल्थ ऐप ऑन मेडिकेशन एडेरेंस इन ऑन ए स्मॉल क्लिनिक। आप किसी भी सिंगल ऐप को देख लें, उसकी मेडिकेशन एडेरेंस आ रही है या नहीं आ रही है। उसमें 100 पेशेंट पे आप देख लिया, बट आप नेक्स्ट 100 पेशेंट पे अगर वही उसके मुताबिक कोई भी अपने उन रिजल्ट की बेस पे कोई डिसीजन लेंगे, तो वो उल्टा पड़ सकता है। हो सकता है आपको सेम आउटपुट ना मिले, रिजल्ट्स ना मिले, आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी वेस्ट हो सकती है उस चीज पे। तो इन चीजों को देखने के लिए आपका टॉपिक ना बहुत ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए, जनरलाइज होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा टू नैरो होना चाहिए। एक दोनों में राइट बैलेंस रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो इस टॉपिक को, रिसर्च को चूज कर रहे हैं, वो एक राइट बैलेंस आपकी रेंज में हो, आपकी रिसोर्सेज में हो, और एक वैल्यूएबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो किसी भी ब्रॉड टॉपिक को नैरो करने के लिए थोड़ी सी टिप्स ऐड की हैं इसमें कि अपने जनरल इंटरेस्ट जब आप फाइंड आउट करें